प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम अव्यक्ति और माध्यम नाम की जो पुस्तक है आपकी हिंदी साहित्य के अंतर्गत कक्षा 12 में है, तो उस को पढ़ाने का क्रम चल रहा था। उसी क्रम में आज हम जो कि आपके 3 अंक का एक टॉपिक दिया हुआ है, कविता, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया से संबंधित, ये तीनों ही जो चीज़ें हैं वो 3 अंक की आती हैं। तो यही इसमें पहला पाठ लेकर के जो कि कविता लेखन से संबंधित है, कैसे बनती है कविता या कविता की रचना प्रक्रिया क्या होती है, सामान्य से इसके समझने योग्य बातें हैं वो आपको समझनी है और इसी प्रकार से आपको ये टॉपिक पूरे करने हैं, नोट्स बना करके लिखने हैं और बार बार उनको पढ़ना है ताकि अव्यक्ति और माध्यम में से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाए। विद्यार्थियों, सबसे पहले कविता लेखन में हम देखते हैं कि वहाँ एक पंक्ति दी हुई है जो कि पंक्ति जॉर्ज लुइस बारखेस के द्वारा लिखी गई है। जॉर्ज लुइस बारखेस ये विद्यार्थियों स्पेनिश लेखक है। इन्होंने कविता की महत्ता के बारे में बताया है कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है। यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है, अर्थात कविता के आने का कोई निश्चित नहीं है समय, ये कभी भी हमारे मन में आ सकती है। कोने में घात लगाए बैठी, ये आपको इनका जो कथन है वो आपको याद रखना है। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। तो यही इसी पंक्ति से शुरू करते हैं हम कविता का टॉपिक। छोटे छोटे टॉपिक हैं कि क्या है कविता, कविता में शब्द की क्या उपयोगिता है, बिंब और छंद जो आंतरिक लय कहे जाते हैं, किसी भी कविता लेखन की जो आंतरिक लय है, आंतरिक जो स्थितियां हैं वो बिंब और छंद कहे जाते हैं। चित्र भाषा क्या है, पंत ने चित्र भाषा की उपयोगिता को कैसा माना है, कविता लेखन हेतु जरूरी बातें कौन कौन सी हैं और कवि का इसमें क्या योगदान रहता है और कविता में मानवीकरण का क्या उपयोग होता है, लय या रिदम क्या होती है। इस प्रकार से इन बिंदुओं के आधार पर हम कविता लेखन से संबंधित इस पाठ को पूरा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ये देखना है कविता का जो जन्म है वो वाचिक परंपरा के रूप में हुआ, यानी कि वाचिक परंपरा यानी कि एक दूसरे से कहकर, जिस प्रकार से कहानी का हुआ उसी प्रकार से वाचिक परंपरा के रूप में कविता का जन्म होता है। सीधी सीधी पंक्ति आ सकती है कि कविता का जन्म हुआ, तो ये परंपरा जो आएगी उसमें वाचिक परंपरा को लेकर के है जो आज लिखित रूप में मौजूद है। पहले वाचिक परंपरा के रूप में थी, लोग मौखिक रूप से कविता को गाते थे, सुनाते थे। आज ये कविता लिपिबद्ध करके और मौखिक लिखित रूप में ये मौजूद है। तो कविता का जन्म वाचिक परंपरा के रूप में हुआ जो आज लिखित रूप में मौजूद है। अब देखते हैं विद्यार्थियों, क्या है कविता, कविता आखिर है क्या, पोएम क्या है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि कविता हमारी संवेदना के निकट है। कविता संवेदना के निकट है, हमारी जो संवेदना है उसके निकट ये कविता होती है और यही संवेदना जो है वो कविता की संरचना का मूल तत्व होता है। कविता की संरचना का जो मूल तत्व है वो संवेदना है। ये हमारे संवेदना के निकट ये कविता होती है। कविता हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी मन को झकझोर भी देती है, यानी कि कविता के माध्यम से ऐसे भाव प्रकट किए जाते हैं जिससे हमारा मन गदगद हो जाता है और अपने मन को छू लेती है और कभी कभी ये कुछ नया करने के लिए प्रेरित भी करती है। विद्यार्थियों, कविता के मूल में संवेदना है और इसी के साथ साथ राग तत्व भी इसमें उपस्थित होता है। विद्यार्थियों, अगला टॉपिक इसमें आता है कि आखिर शब्द क्या है, शब्द की इसमें क्या उपयोगिता है कविता में। तो देखने को मिलता है इसमें कि शब्द कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है। सीधा सीधा आ सकता है कि कविता की अनजानी जो दुनिया है उसका पहला उपकरण क्या कहा जाता है, तो वो शब्द कहा जाता है। और क्योंकि शब्दों के मेलजोल से ही कविता बनती है, शब्दों का जो मेलजोल है वो कविता की पहली शर्त हुआ करती है। विद्यार्थियों, एक अंग्रेजी कवि हुए हैं W.H. ऑर्डन, उनकी एक परिभाषा भी आपको याद रखनी है अंग्रेजी में, प्ले विद द वर्ड्स। प्ले विद द वर्ड्स यानी कि शब्दों के साथ खेलिए, और जब शब्दों के साथ खेलने का जो क्रम होता है वो कविता की संरचना को इंगित करता है। प्ले विद द वर्ड्स W.H. ऑर्डन की है।
यहाँ विद्यार्थियों शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। शब्दों से आपका तारतम्य हुआ, शब्दों से आप जुड़े, तो कविता की दुनिया में प्रवेश करने का पहला जो टॉपिक है वो हुआ शब्द। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं। यदि हम उस पर्याय को हटा करके कोई कविता है रची जा रही है और लय बनाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार की जो शब्दावली है वो रखी जाती है, यदि उसके स्थान पर हम कोई शब्द रख देते हैं तो वहाँ उस कविता का जो मूल रूप है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं। शब्द बदलने पर या पर्याय रख देने पर कविता का पूरा भाव बदल जाता है। अब देखते हैं विद्यार्थियों बिंब और छंद ये क्या है। विद्यार्थियों बिंब और छंद जो है कविता की आंतरिक लय कही जाती है। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, कविता की जो आंतरिक लय है उसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, तो बिंब और छंद कविता की आंतरिक लय कही जाती है। बिंब और छंद जो हैं वो कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक हैं। जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उससे पकड़ने में कविता को सहायता जो प्रदान करते हैं वो दो शब्द हैं, बिंब और छंद। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र साधन ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां ही हैं, और इंद्रियों से पकड़ने में जो सहायक शब्दावली होती है कविता के अंतर्गत वो बिंब और छंद हुआ करते हैं। विद्यार्थियों आगे चलते हैं चित्रभाषा की तरफ। चित्रभाषा क्या है, इससे पहले हमने समझा बिंब क्या है, छंद आप जानते हैं लय को प्रकट करने के लिए। अब जो छंद से पहले जो चीज थी बिंब, वो एक ऐसा, बिंब का मतलब है अपने मानस में, चाहे हम निद्रा की अवस्था में हैं या सुषुप्त अवस्था में हैं, जागे हुए हैं, तो उस समय एक ऐसा चित्र जैसा आपके मन में आ जाता है और उस चीज तक आप पहुंच जाते हो, तो जो चित्र बनता है अपने मस्तिष्क में वो बिंब कहलाता है। और बिंब के कई प्रकार हैं, दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है, सुन करके, इस प्रकार से। विद्यार्थियों चित्रभाषा के बारे में अब जब बातचीत करते हैं तो जो सुमित्रानंदन पंत हैं जो कि छायावाद के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, उन्होंने कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पर बल दिया है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि छायावाद के किस कवि ने चित्रभाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, तो वहां विद्यार्थी उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। क्या कारण है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि चित्रभाषा क्यों आवश्यक है, पंत ने चित्रभाषा की आवश्यकता पर बल क्यों दिया है, क्यों आवश्यक है, तो इसका एक कारण है कि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। जैसे हम किसी चीज को जानना चाहते हैं और उसको हम डायरेक्ट देखते हैं, एक चित्र उसके संबंध में बनाते हैं अपने मानस में, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं। दृश्य बिंब यानी कि देखने से, जैसे आप किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो पढ़ने पर जो ज्ञान प्राप्त आपको नहीं हो पाता है पूरा, यदि हम उस चीज की तरफ जाते हैं, उसको देखते हैं, देखने से वो स्थिति जो है वो बोधगम्य बन जाती है। इसलिए दृश्य बिंब जो हैं वो अधिक बोधगम्य होते हैं, क्योंकि देखी हुई हर चीज हमें प्रभावित करती है। विद्यार्थियों अब आता है आंतरिक लय का दूसरा रूप छंद। छंद के बारे में देखते हैं। ये कविता का एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि लय को बनाने के लिए छंद की आवश्यकता होती है। यहाँ कई बार जैसे आप लेते हैं निराला जी का नाम, तो निराला जी ने मुक्त छंद की कल्पना की थी, केवल छंदों का विशेष प्रयोग नहीं करते हुए और केवल लय को बनाने के लिए मुक्त छंद की स्थिति भी उन्होंने रखी है। तो यहाँ आंतरिक लय का काम करते हैं छंद, और एक कविता का अनिवार्य तत्व है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का होना जरूरी है, यानी कि भले ही कविता मुक्त छंद वाली हो लेकिन लय का होना उसमें आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थियों कविता का जो अनिवार्य तत्व है वो छंद होता है। विद्यार्थियों अब देखते हैं कविता के प्रमुख घटक। कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं जिन पर कविता टिकी हुई है, जिनसे मिलकर के कविता का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ देखते हैं भाषा। भाषा के बारे में आपने पढ़ा, चित्र भाषा की आवश्यकता है। तो कविता का जो प्रमुख घटक है उनमें सबसे पहला आएगा विद्यार्थियों भाषा, दूसरा आएगा बिंब और छंद जो कि आंतरिक लय में आते हैं। एक है संगीतात्मकता, यानी कि संगीत की तरह से प्रयुक्त किया जाता है कविता को। एक है लयात्मकता, यानी कि लय इसमें प्रमुखता से होती है। एक होता है परिवेश, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस परिवेश में कवि रह रहा है, उसकी जब स्थिति को वो आंकलित करता है और शब्दों में प्रयोग करके कविता का निर्माण करता है कोई कवि, तो वहां परिवेश भी महत्वपूर्ण होता है। एक होता है विद्यार्थियों दृश्य बिंब, जिसे चित्र भाषा के रूप में आकलित करते हैं। तो ये विद्यार्थियों कविता के प्रमुख घटक कहे जा सकते हैं। भाषा, बिंब और छंद, संगीतात्मकता,
लयात्मकता, परिवेश, दृश्य बिंब यानी कि चित्र भाषा। अब विद्यार्थियों, कविता लिखने का तरीका, कविता कैसे लिखी जाती है, उसका क्या तरीका है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, शब्दों के साथ खेलते हुए, यानी कि सबसे पहले क्या चीज लेनी है, क्योंकि कविता लिखने के लिए शब्द जरूरी है, तो शब्दों के साथ खेलते हुए उनकी तुकबंदी का प्रयास करते हैं। जैसे आपने जूझ उपन्यास पढ़ा है, और जूझ उपन्यास में क्या है कि आनंद यादव के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। इसमें जो पात्र है, जो बालक के रूप में है, वो जब वो किसी भी प्रकार से पढ़ने नहीं जाता है, उसका जो पारिवारिक माहौल है वो पढ़ने की स्थिति में नहीं है, उसके दादाजी खेतों पर उसे लगाते रहते हैं उस पात्र को, तो वहाँ जो आनंदा नाम का जो पात्र है वो जब खेतों में जाता है, भैंसों को चराने के लिए रहता है, तो वो एक दो दिन जब स्कूल चला जाता है, तो धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है, उसकी जो हिंदी के जो लेखक थे वो कविता की रचना करते थे, उनको देख देख करके वो भैंस पर बैठ करके उस पर लिख लिख करके खड़िया से, और वो कविता का निर्माण करता है, वहां गाता है। तो उसमें शब्दों की आवश्यकता है, तो शब्दों के साथ खेलते हुए उनकी तुकबंदी का प्रयास शुरू किया जाता है, और अभ्यास की निरंतरता से कविता लिखी जा सकती है। तो कविता लिखने का जो तरीका है उसमें दो बातें आती हैं। एक तो आती है शब्दों के साथ खेलना, उनकी तुकबंदी बनाना शब्दों की, और दूसरी है विद्यार्थियों अभ्यास की निरंतरता। लगातार अभ्यास से कोई भी कविता अच्छी लिखी जा सकती है। विद्यार्थियों आगे देखते हैं, कविता लिखने हेतु ध्यातव्य बातें। कविता लिखने हेतु जो जरूरी बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। घूम फिर करके वही बातें आती हैं कि कविता किस प्रकार से, कौन कौन से घटकों से ये निर्मित होती है। तो यहाँ कविता लिखने हेतु जो ध्यातव्य बातें हैं, ध्यान रखने योग्य बातें विद्यार्थियों, वो इसमें आती हैं। एक तो आता है आपका निरंतर अभ्यास। अब बार बार बीच बीच में आपको कविता लेखन का यदि शौक है तो आपका अभ्यास रुकना नहीं चाहिए, वो निरंतर अभ्यास उसमें होना चाहिए। दूसरा है उचित शब्द चयन, किस लय को बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग वहां पर किया जाना है। तो दूसरा हुआ उचित शब्द चयन यानी कि निरंतर अभ्यास, उचित शब्द चयन। तीसरा है भावानुसार लयात्मक अनुशासन। भाव जो दे रहा है, कोई भी कविता जो हम पंक्ति बना रहे हैं कविता के रूप में, तो वो भावानुसार लयात्मक अनुशासन उसमें होना चाहिए। और अगला है रचनात्मकता, उसमें रचना करने की जो क्षमता है वो उस कविता लिखने वाले में होनी चाहिए। एक है उत्सुकता, कोई भी परिवेश में कोई स्थिति देखी उस पर ऊपर हम कविता लिखते हैं, तो यहाँ उत्सुकता का जो तत्व है वो भी कविता लिखने के लिए जरूरी होता है। विद्यार्थियों, एक अच्छी कविता की संरचना में या उसकी रचना करने में कवि का क्या योगदान होता है, किस चीज से कवि प्रभावित होता है, वो कविता लिखता है। उसमें यह आता है कि कवि की व्यक्तिगत सोच यानी कि व्यक्तिगत उसकी जो कवि की सोच है, उसकी दृष्टि और दुनिया को देखने का जो अपना नजरिया जो होता है किसी भी कवि विशेष का, वो अच्छी कविता निर्मित करने में योगदान देता है। कवि की ये नहीं है कि कवि जो व्यक्तिगत जो विचार है उन्हीं को लिख देता है, उसके साथ साथ उसके व्यक्तिगत विचारों में सामाजिकता का भी पुट होता है, उसका भी सामंजस्य यानी कि उस सामाजिकता का मिश्रण उसमें होता है। विद्यार्थियों, एक चीज आती है कविता में मानवीकरण। तो कविता में मानवीकरण की स्थिति क्या है। सबसे पहले विद्यार्थियों मानवीकरण अलंकार है, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कार्य सजीव पदार्थ किया करते हैं, सजीव वस्तु या सजीव जो जगत में जो प्राणी है जिस कार्य को वो करते हैं, वही कार्य यदि जड़ पदार्थों के द्वारा किया जाए या प्रकृति में उपलब्ध जो जड़ पदार्थ हैं उनके द्वारा जब वही काम किया जाता है, तो वहां पर विद्यार्थियों मानवीकरण की स्थिति बनती है। तो कविता में मानवीकरण क्या है, यहाँ डालियों को डांस करते हुए नचते हुए बताया गया है, उषा को सुंदरी के रूप में यहाँ पर विभूषित किया गया है। तो मानवीकरण की स्थिति होती है, वो कविता में अपना अलग से ध्यान हमारा आकर्षित करती है। तो यहाँ कविता में बिंबों का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि प्राकृतिक दृश्यों को सजीव बनाने के लिए जो चेतन बिंब हैं उनके रूप में प्रस्तुत करने की शैली ही क्या है, मानवीकरण है। मानवीकरण से कविता में क्या आती है, सजीवता आती है। वो जड़ पदार्थ भी ऐसे लगते हैं मानो कोई सजीव कोई क्रिया कर रहा हो। हमारे छायावादी जो कवि है उसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इधर देखते हैं हम शमशेर बहादुर सिंह जो प्रयोगवादी कवि हैं, आदि कवियों ने मानवीकरण का सुंदर प्रयोग अपनी कविताओं में किया है।
एक और देखते हैं विद्यार्थियों, कविता में लय या रिदम क्या है, इसका भी एक योगदान होता है। क्योंकि आप देखते हैं, एक तो आप गद्य पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ देखते हैं हम कोई लय वाला कोई जो कविता पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो लय होती है वो अलग होती है। किसी भी गद्य पद की जो पहचान होती है उसकी लय के अनुसार हो सकती है। तो यहाँ किसी भी गद्य को पढ़ते समय हम लय का प्रयोग नहीं करते, वहां लय नहीं दिखाई देती। लेकिन यदि पद्य या काव्यांश जो कोई भी होता है उसमें कोई लय बन सकती है, तो वहां लय या रिदम क्या है, कविता में इसका क्या योगदान है, ये भी देखते हैं अंतिम उस टॉपिक के रूप में। कविता में लय या रिदम के प्रयोग से गेयता आती है, यानी कि वो गाने योग्य हो जाता है। यदि लय है किसी भी पंक्ति में तो कविता है, और कविता में लय या रिदम होने से क्या आती है, उसको गाने की प्रवृत्ति, उसमें गेयता आती है। जैसे ये लिखेंगे हम, गेयता, गेयता, गाने का जो गुण है उन पंक्तियों में समाहित हो जाता है। हाँ, संगीतबद्ध कविता स्मरणीय होने के साथ आनंद भी प्रदान करती है। और संगीतबद्ध जो कविता है जिसमें गेयता आ जाती है, वो क्या करती है, हमें स्मरणीय होती है, जल्दी याद भी हो जाती है। जैसे कि आपने झांसी की रानी कविता पढ़ी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो ये जो लयात्मकता है वो हमारी स्मरण शक्ति को भी बनाए रखती है, स्मरणीय होती है, याद करने योग्य होती है, याद हो भी जाती है, और वो आनंद भी प्रदान करने का कार्य करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये टॉपिक था कविता लेखन से संबंधित कैसे बनती है कविता या कविता की रचना प्रक्रिया। अब आगे के जो 2 वीडियो और आने हैं इस अभिव्यक्ति और माध्यम की आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, एक तो है नाटक की रचना प्रक्रिया और एक है कहानी। तो यहाँ इन 2 वीडियोस के लिए आपको अगले जो वीडियोस हैं उनमें मिलने वाले हैं। आप बनाए रखिए अपनी रिदम को, अपने पढ़ाई की रिदम को बनाए रखिए और जुड़े रहिए हिंदी परिवार के साथ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।